नमः संस्कार मित्रों, मैं अनुज कुमार तिवारी संदीप तिवारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से तथा मिर्ज़ापुर के कोचिंग संस्थान जो हमारे गुरु के माध्यम से प्रमोट किया गया कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते रहिए, क्योंकि बच्चों का कुछ नुकसान न हो पाए, कुछ न कुछ उनको ज्ञान मिलता रहे। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो बहुत साधन उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे मिर्ज़ापुर ज़िला में कम संसाधन हैं तथा कम जानकार लोग भी हैं। सबको यूट्यूब चैनल चलाना, बनाना, देखना, ये सब कम लोग ही जानते हैं। कम लोग पढ़ना भी चाहते हैं। सब सोचते हैं कि क्लास में ही पढ़े, और घर पर रह के पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। लेकिन हम लोगों का सहयोग हो सकता है उन लोगों के लिए एक अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपना बनाते हैं, यूट्यूब पे लोड करते हैं, उसमें बहुत समय लगता है। एक बार वीडियो बनाना, फिर उसके बाद देखना, फिर उसके बाद अपलोड करना। अपलोड करने में टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगता है। फिर उसमें जीबी समाप्त हो जाती है, अन्य काम हमारे रुक जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि भाई बच्चों का कुछ कल्याण होता रहे, वो अपना पढ़ते रहें तथा अपना भविष्य उज्ज्वलित करते रहें, हम लोगों का अभ्यास भी बना रहे। तो आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। जो संस्कृत का चैप्टर है, संस्कृत में हमने देखिए भाषा का परिचय, वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह तक पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे आपको प्रत्याहार पढ़ाते हैं। तो आज आपका वीडियो है प्रत्याहार का। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार में कौन कौन उपसर्ग लगे हैं, प्रत्याहार में कौन कौन प्रत्यय लगे हैं। तो प्रत्यय, उपसर्ग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यह शब्दों की कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं कि बाद में लगते हैं, इसका भी आज आपको परिचय कराएंगे। उसके बाद इसका अर्थ भी बताएंगे। अर्थ बताने के बाद कुल प्रत्याहारों की संख्या भी बताएंगे। तो देखिए मित्रों, आज हम आपको प्रत्याहार बताते हैं, जिसमें अब हम आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए तथा अपने कम मेहनत के लिए तथा समझाने का तौर तरीका के लिए हमने आपको पहले से लिख रखा है, जिससे वीडियो बनाने में कम समय लगे, अपलोड करने में भी कम जीबी का उपयोग हो। तो देखिए मित्रों, प्रत्याहार हमने शब्द लिखा, ये क्या है पूरा, यहाँ से यहाँ तक इसे शब्द कहते हैं। और जब हम इसे तोड़ते हैं तो प्रतिधन आहार, प्रतिधन आहार, अगर इसमें हम संधि पूछे कौन सा संधि हो रहा है, तो प्रतिधन आहार बराबर प्रत्याहार। संधि में जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कौन सा संधि हो रहा है। फिर भी यहाँ आता रहे, ई को यहाँ यह हो रहा है, देखिए ई को यह हो रहा है, ई को जहाँ यह हो जाए वहाँ यण संधि होता है। अगर एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रत्याहार में कौन सा संधि है, तो देखिए प्रत्याहार में यण संधि है। अगर पूछे लिंग कौन सा है, तो इसमें पुल्लिंग भी है। क्यों? क्योंकि इसमें घय प्रत्यय लगा हुआ है, घय प्रत्यय बोध कराता है पुल्लिंग शब्द। और इसमें अगर पूछे उपसर्ग कौन कौन है, तो कितने उपसर्ग लगे हैं, इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं। देखिए ये 2 हमारे उपसर्ग हैं, प्रतिधन आंग। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं, जैसे प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, अंग। देखिए अंग भी है, प्रति भी है। ये हमारे 2 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं। जब हम आपको उपसर्ग बताएंगे तो 22 उपसर्ग बताएंगे, उनके अर्थ भी बताएंगे। तो ये देखिए 2 हमारे उपसर्ग इसी में लग गए, प्रतिधन अंग। और ह्री जो होता है यह धातु है, अब घय जो लगा है वो प्रत्यय होता है। अब ह्री धातु से घय प्रत्यय लग करके बना है, तो घय प्रत्यय पुल्लिंग शब्द में लगता है। और घय का अशेष बचता है। घय का क्या शेष बचता है, तो यह जानते रहिए घय का अशेष बचता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो होता है यह आदिर यूं टुडवह सूत्र से यहाँ का लोप हो जाता है। उसी प्रकार एक सूत्र से घ भी लोप हो जाता है, जिसका हम प्रत्यय में आपको बताएंगे। तो यहाँ घ का पूरा अ नहीं होता है। देखिए जब घ
जैसे देखिए व्यंजन लिखते हैं हम लोग तो घ प्लस अ लिखते हैं ना, तो ये घ का लोप हुआ है अ का नहीं, तो यही अ हमारा शेष बच जाता है, अ हमारा शेष बच जाता है। इस प्रकार हमारा प्रतिधन आंग धन हिरी धन घ बराबर प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। ठीक, प्रत्याहार प्रतिधन आंग धन हिरी धन घ। एक प्रश्न यहाँ से, अब प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण का मतलब होता है संक्षेप, यानी जैसे कहते हैं ना गागर में सागर भरना। हिंदी में एक मुहावरा है, गागर में सागर भरना, आए मतलब छोटी सी गगरी में पूरा सागर जाए, समुद्र को भर देना। इसी प्रकार थोड़ा सा मिलता जुलता ये भी है कि संक्षेप में कह देना, मतलब बड़े बड़े बातों को संक्षेप में कह देना। जैसे देखिए, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कही जाए, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? कुल प्रत्याहारों की संख्या 42 है। कहीं कहीं 43 भी कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन पाणिनि के पुस्तक में केवल 42 प्रत्याहार है। और हमारे यूपी टेट में भी जब प्रश्न आए तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल 42 प्रत्याहार पर टिक करना है। ये 42, 43, 44 ये टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, पीएचडी वाले अपना जाने, लेकिन केवल यू टेट वालों के लिए 42 ही प्रत्याहार सही है। तो कुछ कुछ जो विवादित प्रश्न है, डाउट प्रश्न है, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं कि इस प्रकार का अगर प्रश्न आए उसमें 43 भी रहेगा, 44 भी रहेगा। अब आप कहीं ना कहीं पढ़े भी रहते हैं तो वहाँ आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि यूपी टेट में केवल 42 प्रत्याहार ही माना गया है। अब जैसे कम से कम शब्दों में कैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए अक प्रत्याहार है। ठीक, अब अक प्रत्याहार जब हम आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे, क्योंकि यह प्रत्याहार टोटल माहेश्वर सूत्र पर आधारित है। अगर माहेश्वर सूत्र आपको याद होगा तो उसमें हमने पहले प्रथम 4 सूत्र बताए थे, जैसे था अयुण, रिलिक, ए ओंग, आई औच। ठीक, तो 4 सूत्र क्या थे हमारे? वो चारों सूत्र जो थे वो स्वर थे। उसके बाद जो 5वां से लेकर 14 तक आता है वो हमारे सभी व्यंजन है। तो यहाँ आपको केवल अक प्रत्याहार पढ़ना है, इसलिए केवल अ तक हम जाते हैं, अ से लेकर के क तक। तो देखिए अयुण, अ में देखिए अ ई ओड़। ठीक, रिलिक, री री, अयुण, रिलिक, ए ओंग, ए ओंग, आई औच। तो आपको ज़्यादा नहीं जाना है, केवल यही देखना है कि पहला अक्षर और लास्ट का इत्संज्ञक अक्षर, देखिए यह हलंत है, तो लास्ट का इत्संज्ञक वर्ण हमें देखना है। तो देखिए 2 सूत्रों में हमारा पूरा हो जाता है, पहला अयुण, दूसरा रिलिक। ठीक, यहाँ आपको जाना नहीं है। ए ओंग, आई औच, आई औच, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। एक और उदाहरण दे देंगे, अक के बाद जैसे हमें अच प्रत्याहार बनाना होगा, तो अच प्रत्याहार में देखिए अगर हम यहाँ लिख दें अच प्रत्याहार, तो अच प्रत्याहार में अब अ से लेकर के हमें च तक जाना है। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ। अब देखिए च को छोड़ दो ना, क्यों? क्योंकि यह इत्संज्ञक वर्ण होते हैं और इत्संज्ञक वर्ण का केवल प्रयोग होता है हमारे प्रत्याहार बनाने में। 14 सूत्र है तो 14 इत्संज्ञक वर्ण है। तो 14 सूत्र में से हम प्रत्याहार बनाते समय ध्यान देते हैं, जो प्रत्याहार में अब आपको बता रहे हैं कुल 42 प्रत्याहार है। तो देखिए अब जैसे अक प्रत्याहार में हमारे ले लेते हैं, तो अयुण, रिलिक, क आ गया, जैसे क मिलता है वहीं पर रुक जाना है। अब आदि वर्ण जो है अ, हम आदि वर्ण अ ले लेते हैं। उसके बाद अंतिम वर्ण हमारा क है, जो हलंत्यम हल से लगा हुआ है।
तो जहाँ तक हल लगा है उसी तक हमें लेना है और उसको लिखते समय हमें उसे छोड़ देना है। हलंत्यम वर्ण जो लगे हैं, देखिए ड़ में भी लगे हैं, क में भी लगे हैं, इसको हमें छोड़ देना है और उसके बीच के शब्दों को हमें ले लेना है। इसी को हम प्रत्याहार बनाना कहते हैं। तो अक प्रत्याहार में देखिएगा आदि वर्ण अ, अंतिम वर्ण क। तो अ को लेना है लेकिन क को छोड़ देना है। अ क्योंकि हलंत्यम नहीं है, हल नहीं लगा है, इसलिए उसे लेना है। और ड़ में हलंत है, क में हलंत है, इसलिए दोनों को छोड़ देना है। लेकिन क तक इसलिए लेना है क्योंकि यही सिद्ध करता है कि आपको यहीं तक लेना है, इसीलिए हमें क तक जाना है। तो अक प्रत्याहार से हमें पता चला कि हमें कहाँ तक जाना है, तो क तक जाना है। तो अयुण ऋलिक दो सूत्रों में हमारा अक प्रत्याहार बन जाता है, जिसमें वर्णों की संख्या देखिए अ, इ, उ, ऋ, ये 5 वर्ण है। यही 5 वर्ण जो है हमारे ह्रस्व स्वर और मूल स्वर जाने जाते हैं। इसी को हम पिछले वीडियो में हमने जब स्वर पढ़ाया था तो ह्रस्व स्वर और मूल स्वर के बारे में बताया था। यही हमारे अ, इ, उ, ऋ, ये हमारे मूल स्वर हैं, यही हमारे ह्रस्व स्वर हैं, यही हमारे एक मात्रिक स्वर हैं। आपको बता दे रहे हैं जिससे आपका दोहरा जाए। अब आता है अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार में देखिए प्रत्याहार कैसे बनता है। तो अच में भी देखिए अ, फिर च, कहाँ तक जाना है, तब जहाँ तक जाइए कि च मिल जाए। तो अयुण ऋलिक औंग ऐ औ च मिल गया तो च पे हमें रुक जाना है और इसके बीच में जितने संज्ञक वर्ण हैं, जैसे देखिए ड़, क, ग, च, ये यहाँ तक चारों को हमें छोड़ देना है, लेकिन च के पहले तक को हमें लेना है। तो देखिए अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, इन लोगों को जो संज्ञक वर्ण नहीं है उसको हम ले लेते हैं, जो संज्ञक वर्ण है उसे हम छोड़ देते हैं। इसी को हम प्रत्याहार बनाना कहते हैं। ऐसे ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं जो पाणिनि भगवान ने 42 प्रत्याहार बनाया तथा उस पर सारे व्याकरण की रचना कर दी। अब देखिए अच प्रत्याहार में अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, यानी सभी स्वर आ गए। यही स्वर हमारे जो है ये हमारे देखिए 5, 4, 9 स्वर हो जाते हैं, जो हमारे संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, जिसमें दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर दोनों आ जाते हैं। ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर दोनों मिलकर के हमारे संस्कृत के कुल स्वर हो जाते हैं 9। और प्रत्याहारों की संख्या 42 हो जाती है। तो इस प्रकार प्रत्याहार बनते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, संस्कृत भाषा का परिचय हमने पढ़ा दिया है, वर्ण तथा वर्णमाला भी पढ़ा दिया है, स्वर भी पढ़ा दिया है, व्यंजन भी पढ़ा दिया है, अयोगवाह भी पढ़ा दिया गया है। हाँ, अब आगे जो है प्रत्याहार था, जो प्रत्याहार के बारे में हमने इसमें संधि भी बता दिया, प्रत्यय भी बता दिया और उपसर्ग भी बता दिया। देखिए उपसर्ग इसमें 2 हैं, प्रत्यय 1 है, धातु 1 है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है, कभी उपसर्ग पूछ लेता है, कभी धातु पूछ लेता है, कभी प्रत्यय पूछ लेता है। एक प्रश्न में 4 प्रश्न छिपे हुए हैं। देखिए प्रत्यय भी है, धातु भी है, उपसर्ग भी है, संधि भी है, उसके बाद कुल प्रत्याहार भी है और प्रत्याहार का अर्थ भी है। ठीक, यानी एक प्रश्न तैयार करेंगे तो आपका 5-6 प्रश्न तैयार होता है, जिसमें से एक प्रश्न इसमें से आना अनिवार्य होता है। यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, सी टेट, आर टेट, कोई टेट हो, इसमें से एक प्रश्न जरूर रहता है। प्रत्याहार में संधि पूछ सकता है, जिससे दोनों आपका काम हो जाएगा, संधि में भी काम आ जाएगा, प्रत्याहार भी थोड़ा देख लिया। अब अगर उपसर्ग पूछ लेता है तब भी आपका प्रत्याहार भी देख लिया कि आप पढ़े हैं कि नहीं है, उपसर्ग देख लिया, उपसर्ग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। धातु पूछ लिया, धातु से भी क्लियर हो जाता है कि हृ धातु में आप प्रत्याहार शब्द बनाए हैं कि नहीं है, या धातु के बारे में आप परिचय जानते हैं कि नहीं है। वह प्रत्यय के बारे में पूछ लिया तो प्रत्यय के बारे में जानकारी मिल गई तथा ये प्रत्याहार शब्द के बारे में मालूम हो गया। अगर आप प्रत्याहार पढ़े हैं, इसका खंडन किए हैं तो जानते होंगे कि प्रत्याहार में प्रतिधन अंग ये 2 उपसर्ग हैं, फिर ये धातु है, वह प्रत्यय है, तो इसमें 2 उपसर्ग हैं, 1 प्रत्यय है। तो अब इसमें यह भी देख लीजिए उपसर्ग कहाँ लगते हैं और धातु कहाँ लगते हैं। यूपी टेट में यह भी पूछा गया है कि शब्दों के पहले जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं।
तो शब्दों के पहले देखिए, ये प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार में जो पहले लगा हुआ है प्रति और अंग, ये हमारे उपसर्ग हैं, और घय प्रत्यय लास्ट में ही लगता है। घय अरे कोई प्रत्यय हो, घय नहीं, कोई प्रत्यय हो वह लास्ट में लगता है, और उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं। यह भी एक प्रश्न था, तो इसको भी क्लियर रखिए। उपसर्ग पढ़ाते समय तो बताएंगे ही, लेकिन यहाँ भी इसकी मुद्दा आ गई है तो हम बता देते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय शब्दों के बाद लगता है। ये प्रश्न क्लियर कर लीजिए। उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है। उपसर्ग शब्दों के पहले, उपसर्ग, ठीक, उपसर्ग जो है पहले लगता है और प्रत्यय बाद में। अब प्रत्याहार का अर्थ संक्षेपीकरण होता है। संक्षेपीकरण का अर्थ होता है जहाँ कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह देना, जैसे गागर में सागर। उसी प्रकार अक प्रत्याहार कह देना या हल प्रत्याहार कह देना। अब हल प्रत्याहार कह दिए, इसका मतलब सभी व्यंजन सभी स्वर आ गए, सभी व्यंजन सभी स्वर आ गए। अग प्रत्याहार कह दिए तो अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में हमारे केवल सभी स्वर आते हैं। लेकिन अल प्रत्याहार में अल प्रत्याहार कह दिए तो अल प्रत्याहार में सभी स्वर भी आ जाएंगे और सभी व्यंजन भी आ जाएंगे, और हल प्रत्याहार में केवल व्यंजन आएंगे। यहाँ तक आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर इसमें कुछ पढ़ाने लायक है तो पढ़ाते हैं, नहीं तो फिर आगे दूसरी वीडियो बनाते हैं।